कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। बहुत समय पहले की बात है। इंद्रदेव अपने इंद्रलोक में बैठकर अपने परियों से बातें कर रहे थे, सबकी कहासुनी सुन रहे थे। तभी इंद्रदेव की नजर सबसे पीछे खड़ी दो परियों पर गई। इंद्रदेव ने उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने उदास और चिंतित क्यों हो? हे इंद्रदेव, हम बहुत दिनों से किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में है जो नेक दिल हो और जिसको हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र हो, और उसी व्यक्ति को हम ये हमारे पास का जादुई घड़ा देंगे जिससे वो खुद की और दूसरों की भी मदद कर सके और जन कल्याण करे। अगर ऐसी बात है तो तुम दोनों को खुद से ही उस नेक दिल इंसान की खोज करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करोगी तो क्या पता बहुत जल्द ही तुम्हें वो इंसान मिल जाए। हाँ इंद्रदेव, हम आज से ही धरती लोक जाकर उस नेक दिल इंसान की खोज करेंगे। अब दोनों परियां इंसान के रूप में आकर धरती पर घूमने लगी। दोनों हर आते जाते व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानने परखने लगी, लेकिन उन दोनों को भी कोई ऐसी व्यक्ति नहीं दिखाई दी जो उस जादुई घड़े के लायक हो, जिसे वो अपना जादुई घड़ा दे सके। दोनों थक कर एक नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उन दोनों की नजर एक नौजवान युवक कुमार पर पड़ती है। कुमार रास्ते से आने जाने वाले बूढ़े लोगों को अपने घोड़े पर बिठाकर नदी के दूसरी तरफ छोड़ रहा था। दोनों परियां कुमार को देखकर प्रभावित हुई और सोचने लगी कि क्या यही वो सच्चा इंसान है जिसे हम हमारा जादुई घड़ा दे। लेकिन उन्होंने कुमार की थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। ये तो बड़ा नेक दिल लड़का लग रहा है, लेकिन हम उस पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। हमें उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें उसकी और परीक्षा लेनी चाहिए कि ये वाकई में अच्छा इंसान है। चलो देखते हैं। दोनों परियां बूढ़ी औरत का वेश धारण कर लेती है और कुमार जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। कुमार अपने घोड़े पर सवार वहां आता है और देखता है कि दो बूढ़ी औरतें वहां थकी हारी बैठी है। वो उनके पास जाकर उन्हें पानी पिलाता है और उनसे पूछता है, अरे दादी माँ, आप दोनों इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? आपको कहीं लंबे सफर पे तो नहीं जाना? मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? आप कहे तो मैं आपको पास वाले गांव तक मेरे घोड़े पर छोड़ सकता हूँ। अरे बेटा, हमें तो कोसों दूर का सफर तय करना है ताकि हम हमारे बच्चों को आखिरी बार देख सके। बहुत साल हो गए हैं उनसे मिले। पास वाले गांव तक जाकर हम क्या करेंगे? क्या पता वहां तक हम जा भी सकते हैं या नहीं। हमारी ये आखिरी इच्छा शायद ही भगवान पूरी करे। कुमार अब सोच में पड़ जाता है। उसके पास ये एक ही घोड़ा था जो उसके दादाजी की आखिरी निशानी भी थी, और उस घोड़े के सहारे से ही कुमार की कमाई होती थी। लेकिन वो सोचता है कि अगर मेरे ये घोड़ा देने से अगर ये दोनों माएं अपने बेटों से मिल सकती है, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो सकती है, तो क्यों ना मैं ये घोड़ा उनको दे दूं। कुमार अपने घोड़े को प्यार से सहलाता है और दादियों से कहता है, ठीक है दादी जी, आप मेरा ये घोड़ा ले लो और आराम से अपने बेटों से मिल के आओ। और मेरे पास ये कुछ खाने की चीजें भी है, ये भी आप साथ लेकर जाओ ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। कुमार अपना घोड़ा और सामान उन्हें दे देता है और आगे चल पड़ता है। परियों को यकीन हो जाता है कि कुमार जैसा नेकदिल और दयालु इंसान ही उस जादुई घड़े का हकदार है। दोनों परियां अपने मूल रूप में आ जाती है और कुमार को उस जादुई घड़े के बारे में बताती है, और वो जादुई घड़ा और उसका घोड़ा भी उसे वापस दे देती है। कुमार ये सब देखकर दंग रह जाता है। परिया उसे बताती है कि वो उस जादुई घड़े से कुछ भी मांग सकता है और दूसरों की मदद भी कर सकता है। कुमार खुशी खुशी वो घड़ा लेकर अपने घर जाता है और अपने माँ पिताजी को ये सारी बातें बताता है। उस जादुई घड़े की मदद से कुमार और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। अपने परिवार के साथ साथ कुमार अब उस जादुई घड़े की मदद से गांव वालों की भी मदद करने लगा। उन्हें खाने पीने की चीजें देने लगा। वक्त के साथ साथ कुमार और उसका गांव बहुत समृद्ध हो गए। अब कुमार बड़ा हो गया, लेकिन उसके स्वभाव में थोड़ा भी बदलाव नहीं आया था। वो हमेशा लोगों की मदद कर ही दिया करता था। ये खबर पास ही के राजा को पता चलती है और राजा ये सब देखने के लिए उनके गांव में अपने सेनापति के साथ आता है। मैं जाकर देखता हूँ आखिर कुमार ये सब कैसे कर पाता है। लेकिन महाराज, आपको ऐसे कपड़ों में कुमार पहचान लेगा। हमें गरीबों का वेश धारण करके वहां जाना चाहिए, फिर देखते हैं कि मामला क्या है। दोनों साधारण कपड़े पहनकर वहां चले जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब तो जादुई घड़े का कमाल है। अगर ये घड़ा अपने राज्य में आ जाए तो हमारी प्रजा की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी, हमारा राज्य बहुत समृद्ध हो जाएगा। लेकिन इस घड़े को हम हमारे राज्य में कैसे ले आए?
तभी सेनापति को एक विचार आता है और वो महाराज से कहता है, महाराज, क्यों ना आप कुमार की शादी हमारी राजकुमारी से करवा दे, जिससे दोनों भी जगह समृद्धि ही समृद्धि हो जाएगी। सेनापति, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम आज ही कुमार के माता पिता से बात करेंगे। राजा अपने मूल रूप में जाकर कुमार के घर वालों से बातें करता है, उन्हें सारी बातें समझाता है। कुमार और उसके घर वाले खुशी खुशी राजी हो जाते हैं और कुमार की शादी राजा की बेटी राजकुमारी से बड़े धूमधाम से होती है। और इस प्रकार कुमार के गांव के साथ साथ वो पूरा राज्य बहुत समृद्ध हो जाता है। योगेश एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था, जिसे अपने भविष्य में बहुत कुछ करने की इच्छा थी, मगर वो हमेशा अपने कुछ बनने की चाह को नजरअंदाज कर देता था और इस नजरअंदाजगी के लिए उसे कुछ इस तरह पछताना पड़ गया। योगेश, अब तो उठ जा, सूरज सर पर आ गया है। कब तक यूं ही सोया रहेगा? कुछ काम कर, पैसे कमा और अपने पिताजी का हाथ बटा। कब तक वो तुम्हें यूं ही खिलाते रहेंगे? आखिर उनकी भी तो उम्र हो चली है बेटा। माँ, सोने दिया करो, फिर वही रोज रोज की किटकिट। अपने सही समय पे मैं सब कर लूंगा। उतने में ही योगेश के पिताजी आकर उनकी बातें सुनते हुए बोलते हैं, अरे बेटा, आखिर कब आएगा तेरा सही समय? इस तरह समय बर्बाद करोगे तो एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, देख लेना। ऐसा कहते हुए योगेश के बाबा घर से बाहर चले जाते हैं और योगेश मन ही मन सोचता है कि अब चाहे जो हो जाए वो कुछ हासिल करके रहेगा। योगेश कुछ पानी की चाह से घर के बाहर निकलता है और रास्ते में उसे एक ज्ञानी बाबा मिल जाते हैं। प्रणाम बाबा, आप तो कितने ज्ञानी हैं, केवल आप ही मुझे मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। बालक, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ और मेरे पास इसका इलाज भी है। क्या बाबा, कृपया जल्दी बताएं। मैं जल्द से जल्द अपने माँ बाबा की इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, उन्हें हमेशा खुशी खुशी रहते देखना चाहता हूँ। जल्दी? परंतु इसके लिए हमें कुछ दूर चल के जाना होगा और वहीं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। हाँ बाबा, क्यों नहीं, मैं जरूर आपके साथ चलूंगा। और योगेश ज्ञानी बाबा के साथ चलते चलते एक समुद्र किनारे आ पहुंचता है। बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है जिससे मेरी समस्या दूर हो जाए। बेटा, मेरा विश्वास करो, अगर तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारी सभी समस्या का हल यही मिल जाएगा। वो कैसे बाबा? ये जो तुम इस समुद्र किनारे इतने चमकीले और सुंदर सुंदर पत्थर देख रहे हो ना, इन्हीं पत्थरों के बीच एक बहुत ही कीमती पत्थर छुपा हुआ है, जिसे पाते ही तुम अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी कर पाओगे और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या क्या सच में ऐसा हो सकता है? और मैं कैसे पहचानूंगा वो कीमती पत्थर? उसे पहचानने के लिए तुम्हें बहुत ही होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि बाकी पत्थरों के मुकाबले उस कीमती पत्थर में चमक थोड़ी ज्यादा होगी और वो पत्थर जब तुम्हारे हाथ में आएगा तब तुम्हारे हाथ में कुछ गर्माहट महसूस होगी। तो तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए उस पत्थर को अभी से खोजना शुरू करना होगा। ऐसा कहकर ज्ञानी बाबा अपने रास्ते वापस लौट जाते हैं और योगेश अपने पक्के इरादे के साथ उस कीमती पत्थर की खोज करना चालू कर देता है। यहाँ तो इतने सारे पत्थर हैं, मुझे ये काम बहुत ही जल्द पूरा करना होगा। ऐसा कहते हुए योगेश काम में जुट जाता है और वो हर पत्थर को बहुत ही अच्छे से निहारता है और अगर उसे वो कीमती पत्थर ना लगे तो वो उसे वापस पानी में फेंक देता है। योगेश पत्थर की खोज में दिन रात मेहनत करता है और ऐसा करते करते उसे कम से कम 4-5 महीने बीत जाते हैं। योगेश बीच बीच में निराश हो जाता है, पर फिर खुद ही अपना इरादा पक्का करके वापस काम में लग जाता है। इन 4-5 महीनों में उसके काम में गति आ जाती है। अब वो अपना काम बहुत ही तेजी से पूरा करता है। वो पत्थर उठाता है और उसे देखता है और पानी में फेंक देता है। ऐसा करते करते अचानक उसके हाथ में वो कीमती पत्थर आता है, पर अपने काम की तेजी से वो उसे भी बाकी पत्थरों की तरह वापस पानी में फेंक देता है। और तभी उसे अचानक एहसास होता है कि ये उसने क्या किया। ये मैंने क्या किया? मैंने वो कीमती पत्थर पानी में फेंक दिया। अब मैं क्या करूंगा? मेरे इतने दिनों की मेहनत, इतने दिनों का समय सब बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, हम भी अपनी असल जिंदगी में कुछ ऐसा ही करते हैं।
हमारी भी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन से हम अपनी पूरी जिंदगी को सोने में बदल सकते हैं, पर हम उस दिन को भी बाकी आम दिन जैसा समझकर बर्बाद कर देते हैं और अपने सामने आए हुए अवसर को भी खो देते हैं, जिसके लिए बाद में पछताना भी पड़ता है और वो दिन फिर कभी लौट के नहीं आते। तो इसीलिए अपनी जिंदगी के हर लम्हे, हर पल को बहुत ही खास अंदाज में जिए। शायद जिंदगी तुम्हें तुम्हारा कीमती पत्थर दे दे। ढोलपुर गांव में किशन नाम का एक किसान रहता था, जो कि दिन भर अपने खेतों में काम किया करता था। उसका स्वभाव बहुत ही शांत था, जबकि उसकी पत्नी सुमन उतनी ही गुस्सैल और लालची थी। किशन जो भी मेहनत से कमाकर घर लेकर आता, वो उसमें खुश नहीं थी, इसलिए वो कभी भी अपने पति से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। किशन हमेशा सुमन की ताने भरी बातों को अनसुना कर देता था। एक दिन ऐसे ही हमेशा की तरह किशन खेत से थका हारा घर लौटता है। तभी सुमन अकेले में खुद से कुछ बड़बड़ा रही होती है। हाय रे मेरी किस्मत, ये भी कोई जिंदगी है। दिन रात इस चूल्हे के सामने बैठे रहो और बस घर का काम करते रहो। और एक मेरे पति देव है जिन्हें मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और कुछ इन्हें चाहिए ही नहीं। किशन पीछे से सब कुछ सुन रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वो सब कुछ अनसुना कर देता है और अपनी पत्नी को प्यार से बुलाता है। अरे भाग्यवान, सुनती हो, मैं घर आ गया हूँ, जरा पानी तो पिलाना। सुमन हमेशा की तरह गुस्से से पानी लेकर आती है। आपको कितनी बार कहा है मैंने, मुझे भाग्यवान मत बुलाया करो। अरे भला वो क्यों? आखिर तुम मेरी पत्नी हो भाई। हाँ, मैं बस आपकी पत्नी हूँ, भाग्यवान नहीं। भाग्यवान उसे कहा जाता है जिसके भाग्य खुले हो, जिसके भाग्य फूटे हो उसे नहीं। क्या हुआ सुमन, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? भगवान की दया से हमें बिना किसी के सामने हाथ फैलाए अच्छे से 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, आप बस अपनी इस 2 वक्त की रोटी में ही खुश रहना। तंग आ गई हूँ मैं आपके इस हमेशा के ज्ञान से। अजी, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी से। और कैसे पति हो आप, जो अपनी पत्नी की कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। जरूर पिछले जन्म में मैंने ही कोई पाप किए होंगे, इसलिए आप जैसा पति मुझे मिला है। हमेशा किशन सुमन की बातों को अनसुना कर देता था, लेकिन इस बार उसका भी सब्र टूट गया। वो भी सुमन पर गुस्सा हो गया। तुमने नहीं, मैंने ही कुछ पाप किए रहे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। कितना भी करो तुम्हारे लिए, तुम कभी खुशी नहीं रह पाती। अच्छा, ऐसी कौन सी खुशी दी आपने मुझे, जरा बताना तो। खाने के लिए सूखी मुखी रोटी, और रहने के लिए ये छोटा सा घर, और पहनने के लिए यही पुरानी साड़ी। बस इसके अलावा कुछ नहीं दिया आपने मुझे। शांत होकर किशन फिर से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है। सुमन, इंसान को हमेशा अपनी हैसियत और जरूरतों के हिसाब से ही सपने देखने चाहिए। लेकिन सुमन किशन की किसी बात को समझने को तैयार नहीं थी। वो उससे गुस्से से ही बात कर रही थी। आप बस ना ऐसे ही सोचते रहो, इसी की वजह से ना कभी आपकी हैसियत बढ़ेगी और ना कभी मेरी जरूरतें पूरी होगी। सुमन को इतना समझाने के बाद भी वो समझ नहीं रही है। ये देखकर किशन गुस्से में आकर सुमन पर हाथ उठाता है। सुमन भी गुस्से से घर से बाहर निकल जाती है। सुमन रोते रोते गांव के पास के एक जंगल में पहुंच जाती है और एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती है। समझते क्या है अपने आप को, मुझ पे हाथ उठाया, कभी नहीं जाऊंगी मैं उनके पास अब। तभी अचानक सुमन को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो डरकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और छुप जाती है। वो पैरों की आवाजें चोरों की थी, जो कहीं से चोरी कर आए थे। वो भी उसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं जहां सुमन छुपी हुई थी। चोर चुराए हुए सारे सोने का आपस में हिस्सा करने बैठ जाते हैं। उनमें से पहला चोर कहता है, आज तो बहुत अच्छा माल हाथ लगा है। हाँ, सच में भगवान हम पर ऐसे ही मेहरबान होता रहे। चलो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, सोने के 3 हिस्से कर देते हैं। पेड़ पर छुपी सुमन सब देख रही थी। सुमन ने इतना सोना अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। सोने को देखकर सुमन के मन में लालच पैदा हो जाता है। सोने के 3 हिस्से हो जाते हैं। ये लो, मैंने 3 हिस्से कर दिए हैं, सब अपना अपना हिस्सा उठा लो। तभी चोरों को एक आवाज सुनाई देती है, 3 नहीं 4, माल के हिस्से 4 होंगे। सारे चोर चौंक जाते हैं। कौन है? किसको हिस्सा चाहिए? सामने आओ।
मेरे घर में आकर मुझसे ही पूछते हो कौन है? मैं इस जंगल में रहने वाली चुड़ैल हूँ। कौन? चुड़ैल? और हाँ, अगर इस जंगल में जिंदा बचना चाहते हो तो सोने का एक हिस्सा मेरे लिए छोड़ के जाओ। चोर डरकर सोने का एक हिस्सा पेड़ के नीचे रखकर भाग जाते हैं। चोरों के वहां से जाते ही सुमन पेड़ से नीचे उतर आती है। सोना देखकर उसकी आंखें चमक जाती हैं और सारा सोना लेकर वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। दरवाजा खोलो, खुशखबरी लाई हूँ। खोलो दरवाजा खोलो, सुनो, सोना लेकर आई हूँ, सोना। सुमन की आवाज सुनकर किशन दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है। सुमन, ये सब क्या है? इतना सोना तुम्हें कहां से मिला? किसका है ये सोना? ये भगवान जी ने मुझे दिया है। सुमन, सच सच बताओ, तुमने चोरी तो नहीं की ना? हाय दैया, मैं क्यों चोरी करूं? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है। कहा ना, ये मुझे भगवान जी ने दिया है। ठीक है, तुम नहीं बताती हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोई गलत काम करके तुमने ये हासिल ना किया हो। सुमन अब बहुत खुश रहने लगती है। धीरे धीरे उसके सपने पूरे हो रहे थे। उसने अपने लिए नई साड़ियाँ, गहने खरीद लिए थे। खाने में भी वो अब अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने लगी थी। लेकिन सुमन का लालच अभी कम नहीं हुआ था। अभी भी मैं इस पुराने घर में ही रह रही हूँ। पता नहीं मेरा ये सपना कब पूरा होगा। तभी सुमन के दिमाग में एक बात आती है। काश वो चोर फिर से मुझे मिल जाए और इस बार मैं उनसे एक नहीं, पूरा का पूरा हिस्सा मांगूंगी। अब सुमन रोज रात को कभी किशन से छुपकर तो कभी किशन से झगड़ा कर जंगल जाने लगी, चोरों के इंतजार में। एक दिन वो चोर फिर से उस जंगल में आ पहुंचे। सुमन उनका इंतजार ही कर रही थी। इस बार भी चोर चोरी किए हुए माल के हिस्से करने लगते हैं। तभी पहला चोर कहता है, आज तो जमकर कमाई हुई है। ये लो माल के 3 हिस्से, उठा लो अपना अपना हिस्सा। 3 नहीं 4, माल के हिस्से 4 करो। चलो चलो, इससे पहले कि हमें कोई देख ले, सोने के 3 हिस्से कर देते हैं। एक भी नहीं, इस बार पूरा का पूरा माल रख के चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। इस बार चोर डरते नहीं। उनको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो आवाज कहाँ से आ रही थी ढूंढने लगते हैं। तभी पेड़ पर छुपी सुमन उनको दिखाई देती है। चोर सुमन की नाक काट के वहां से सारा माल लेकर चले जाते हैं। सुमन अपनी कटी हुई नाक लेकर रोते रोते घर आती है और दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, बुरी खबर लाई हूँ। खोलो दरवाजा खोलो, कटी नाक लेकर आई हूँ। किशन दरवाजा खोलता है और सुमन की कटी नाक देखकर डर जाता है। सुमन, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारी नाक कैसे कट गई? तभी सुमन किशन को सारी सच्चाई बता देती है कि उसे पहले सोना कैसे मिला था और अब उसकी नाक कैसे कट गई। सुमन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन तुम समझती ही नहीं। देखा तुम्हारे लालच का अंजाम, तुम्हारी ये कटी हुई नाक। सुमन, जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। जी मुझे माफ कर दीजिए। सारंगपुर नाम के गांव में एक राम नाम का आदमी रहता था। उसके परिवार में उसकी बीवी राधा और उसकी लाडली बेटी कृष्णा रहती थी। राम हर दिन खेतों में काम किया करता था। दोपहर होने के बाद खाना खाने के लिए खेत में काम करने वाले वो 3-4 लोग एक जगह पर बैठ जाते थे और साथ में खाना खाते थे। अरे राम, आज तुमने डिब्बे में क्या लाया है? अरे मैंने पराठे लाए हैं। तुमने क्या लाया है? मैंने सब्जी और चपाती लाई है। भाई तुम्हारे घर का बना पराठा बहुत अच्छा होता है, उसे खाने का हमेशा मन करता है। अरे लो ना राघव भाई, पसंद है तो खा लो, तुम्हारा डिब्बा मैं खा लूंगा। राघव और राम मिलकर खाना खाते हैं, फिर अपना काम खत्म करके अपने घर चले जाते हैं। घर आकर राम राधा से कहता है, अरे राधा सुनती हो, तुम्हारे हाथ के पराठे बहुत लाजवाब है, सबको बहुत पसंद आते हैं। सच में? उसी रात राम के खेत मालिक के घर में चोरी हो जाती है। अगले दिन राम और सारे खेत के लोग मालिक के घर पे जमा होते हैं। मालिक के सारे जेवर पैसे चोरी हो जाने की वजह से अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे। इसी वजह से वो खेत के सारे मजदूरों को मजदूरी भी नहीं दे सकता था। भाइयों, मेरे घर चोरी होने के कारण अब मैं आप लोगों को महीने की तनख्वाह नहीं दे सकता। अब आप मेरे खेतों में आना बंद कीजिए। अरे मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। राम, अगर तुम मेरे खेतों में काम करोगे तो मुझे तुम्हें कुछ देना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। जी मालिक, जैसा आप उचित समझे। अब आप लोग जाओ,
मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को बुला लूंगा। जी। खेत में काम करने वाले सारे लोग घर चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोगों को दूसरे खेतों में काम मिल जाता है, लेकिन राम को कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। वो घर पर ही रह रहा था। क्या किया जाए जिससे घर का खर्चा निकले। अजी, क्या हुआ है? आप सोच में डूबे हो। 15 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो। अरे कुछ नहीं, सोच रहा हूँ कि घर का खर्चा कैसे निकाले। कुछ पैसे मिल जाने चाहिए। अजी, आप चिंता क्यों करते हो? हम कुछ कर लेंगे, आप इतना मत सोचिए। अगले दिन राधा के दिमाग में एक कल्पना आती है। वो अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया आया है। क्यों ना मैं अपने हाथों से बनाए पराठे बेचना शुरू करूं? हाँ, तुम्हारा ये विचार बहुत अच्छा है। चलो हम कल से ही पराठे बनाएंगे। लेकिन राधा, इसमें तुम्हारी बहुत सहायता लगेगी और तुम्हें बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। जी आप उसकी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। राम और राधा अगले दिन पराठे और चटनी बनाकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। बाजार में पहले से ही एक पराठे बेचने वाला मौजूद होने के कारण उनके पराठों की ज्यादा बिक्री नहीं होती। वो बचे हुए सारे पराठे एक अनाथ आश्रम में देकर अपने घर लौटते हैं। अजी, कोई भी हमारे पराठे खरीद नहीं रहा है, अब हम क्या करें? अरे राधा, ऐसे सोचोगी तो कैसे होगा? आज तो एक ही दिन हुआ है और तुम इतनी मायूस हो गई। थोड़ा धैर्य रखो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगले दिन फिर उठकर राधा जल्द ही वो पराठे बनाकर तैयार रखती है और उन्हें लेकर राम और राधा बेचने के लिए फिर से अपने ठेले पर जाते हैं। कुछ पराठे राधा घर से ही बना के लाई थी और बाकी के पराठे वो ठेले पर गर्मा गर्म बनाने लगी। उसके पराठों की सुगंध से वहाँ के लोग बहुत आकर्षित हो गए और पराठे खाने के लिए भीड़ कर दी। जी, आपको कितने पराठे चाहिए बताइए? राम, मुझे 10 पराठे चाहिए। बहुत सारा घी लगा कर देना। जी हाँ, बहुत सारा घी डालता हूँ। उनके बनाए हुए पराठे अब लोगों को बहुत पसंद आने लगे। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा। अब उनके दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती थी कि पराठे भी कम पड़ने लगे थे। लोग उनके पराठों के दीवाने हो गए थे। ऐसे ही एक दिन उनके गांव का सबसे अमीर आदमी रामचरण उनकी दुकान पर आया और राम से कहा, अरे राम, मेरा कुछ काम है, तू करेगा क्या? हाँ करूंगा ना, आप बताइए तो सही। अरे मेरे घर मेरे बेटे का कल जन्मदिन है, तुम्हें पता है ना, हर साल मेरे बेटे के जन्मदिन पर पूरे गांव को दावत होती है। मैं सोच रहा हूँ कि उसके जन्मदिन पर तुम पराठे बनाओ। जी हाँ, कर लेंगे साहब, आप चिंता मत कीजिए। हो जाएगा ना राधा? जी जी, हो जाएगा। उस दिन रामचरण और राधा अपने घर गए और सोच में पड़ गए। हम इतने सारे पराठे कैसे बनाएंगे? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर ऑर्डर पूरी नहीं हुई तो हमारा नाम और रामचरण जी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब जबान दी है तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन पूरे गांव को पराठे बनाकर देने हैं, कैसे हो पाएगा? चलो सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठकर देखेंगे। तभी अचानक उनके घर में बहुत बड़ा प्रकाश आया। दोनों भी उस प्रकाश को देख के डर गए। अरे कौन है? इतना प्रकाश कहाँ से आया? अरे कौन है? सामने आओ। तभी उस प्रकाश के बीच एक आकृति बन गई और उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। उसे देखकर वो दोनों और डर गए। तभी उस आकृति से आवाज आई, राम, राधा, डरो मत, मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। राम और राधा ने हाथ जोड़े और उनसे कहा, प्रभु, आपने हमें दर्शन दिए, यही हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप हमारे घर पर आए, हमारा जीवन धन्य हुआ। राम, क्या मांगना है मांगो, मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान, हमारे पास आपकी कृपा से सब कुछ है, मगर हमारा कल का पराठों का ऑर्डर कैसे पूरा करें, इसी के बारे में हमें चिंता है। राम, राधा, मैं तुम दोनों का साफ मन देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। ये लो, तुम दोनों के लिए ये जादुई पराठा, तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। राधा और राम भगवान का धन्यवाद देते हैं और भगवान अदृश्य हो जाते हैं। वो राम के हाथों में एक जादुई पराठा देकर चले जाते हैं। राधा, इस पराठे से अब हम कल खाना बनाएंगे। हाँ जी, ऐसा ही करेंगे। राधा और राम दूसरे दिन सुबह ही उठकर उस जन्मदिन के समारोह पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही राम उस पराठे से कहता है, हे जादुई पराठे, मुझे 2000 पराठे अभी के अभी बना के दे। उस जादुई पराठे से एकदम से 2000 पराठे बनकर तैयार होते हैं। उनकी सुगंध इतनी अच्छी होती है कि लोग मन भर कर खाते हैं। रामचरण जी के सारे मेहमानों को वो पराठे बहुत पसंद आते हैं। ये देखकर राधा और राम बहुत खुश होते हैं। अपने मेहमानों को देखकर रामचरण भी बहुत खुश हो गए और राम से कहा, राम, राधा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। यहाँ के सारे लोगों को खाना बहुत पसंद आया। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद साहब, आपने हम पर इतना विश्वास दिखाया, यही बहुत है हमारे लिए। हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद रामचरण जी।
राधा और राम खुशी खुशी घर चले गए, भगवान का बहुत धन्यवाद किया और अब अपने दुकान पर अलग अलग तरह के पराठे बनाकर बेचने लगे। उस जादुई पराठे की मदद से दोनों ने खूब तरक्की की और अब गांव में पराठे वाली राधा और पराठे वाला राम नाम से जानने जाने लगे।